ऑडियो नंबर 4। पुस्तक मुस्लिम धर्म अनुयायियों का अनुकरणीय चिंतन व चरित्र। निस्वार्थ सेवा साधक हकीम अजमल खां। जीविकोपार्जन के साधारण कार्यों में भी उत्कृष्टता का भाव और लोक मंगल का दृष्टिकोण जोड़ लिया जाए तो वह भी साधना बन जाता है। सामान्य स्तर के कार्यों की अपेक्षा साधना स्तर के कार्यों का लाभ कई गुना मिलता है। सभी अध्यात्मवादी और धर्म साधना में विश्वास रखने वाले इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना और बात है और उसे जीवन में उतारना और बात। चिकित्सक के साधारण से कार्य में उत्कृष्ट भाव जोड़कर उसे परमार्थ साधना में रूपांतरित करने वाले व्यक्तियों में हकीम अजमल खां का नाम अग्र पंक्ति में गिना जाता है। वे दिल्ली के एक साधारण से हकीम थे, परंतु उनकी ख्याति एक सेवानिष्ठ कुशल चिकित्सक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में चतुर्दिक फैली। हकीम अजमल खां को यह काम अपनी पैतृक विरासत में मिला, परंतु जितने अधिक वे विख्यात हुए उतना उनके परिवार में और कोई नहीं हुआ। अपने साधारण से मकान में प्रातःकाल वे दवाखाना खोलकर बैठ जाते। उनके दवाखाने में सुबह से शाम तक रोगियों तथा उनके परिवार वालों का आना जाना बना रहता। मरीजों को देखकर वे पर्चा लिख देते, जिस पर बाहर से दवा मिल जाती। लागत से 1-2% अधिक मूल्य और गरीब तथा निर्धनों से तो वह भी नहीं। देखने की ना कोई फीस और ना ही मूल्य, पर बिना किसी प्रकार से हील हुज्जत सदैव 24 घंटों रोगियों की सेवा के लिए तत्पर। कोई भी किसी भी वक्त उन्हें पुकार सकता था और हकीम साहब चाहे खाने पर बैठे हों या सो रहे हों, तुरंत दौड़कर आ जाते। सेवा भावना से ओत-प्रोत हकीम साहब का अपने रोगियों के लिए इतना तत्पर तथा तैयार रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनकी दृष्टि में चिकित्सा उनका व्यवसाय, साधारण काम या जीविका का साधन मात्र ही नहीं था, वरन वह भगवान की पूजा और आत्म कल्याण ही अधिक था। इतने निष्ठावान होने के कारण उन्हें अपने कार्य में दक्षता भी खूब मिली। रोगी को भगवान के रूप में देखकर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हर तकलीफ को ध्यानपूर्वक सुनते, गहराई से रोग को समझने का प्रयास करते और उसका उचित निदानोपाय करते। भगवान की पूजा समझकर किया गया काम सामान्य काम से अधिक दक्षतापूर्वक और तन्मयता से किया जा सकता है। इसी कारण हकीम साहब की प्रसिद्धि केवल दिल्ली में ही नहीं, दूर देशांतर और देसी रियासतों में भी खूब फैली हुई थी। वे अक्सर दूसरे शहरों में रोगियों की सेवा के लिए जाया करते थे। राजा महाराजाओं को भी उन पर इतना विश्वास था कि अपने यहाँ एक पैर से तैयार रहने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों के असफल होने पर वे हकीम साहब को ही याद करते थे। राज परिवारों में उनका अच्छा मान सम्मान था, परंतु वे मान सम्मान के भूखे नहीं थे, भूखे थे सेवा और उसके पात्र व्यक्तियों के। इसी कारण उन्हें गरीबों और अधिक बीमारों के लिए राज परिवार की अच्छी फीस भी कई बार ठुकरा दी। इसी प्रकार की एक घटना है। वे कहीं से मरीज देखकर आए ही थे कि घर पर एक गरीब पिता अपने पुत्र को, जिसकी हालत बहुत खराब थी, लिए बैठा मिला। हकीम साहब उससे बात कर ही रहे थे कि ग्वालियर के राज परिवार का एक संदेशवाहक आया। फीस के लिए 1000 रुपये पेश की और महारानी की तबीयत कुछ खराब होने के कारण हकीम साहब को आमंत्रण का संदेश लेकर। हकीम साहब ने महारानी की तबीयत का हाल पूछा तो पता चला कि कोई खास बात नहीं है। उन्होंने अपनी विवशता बताते हुए फीस के पैसे वापस कर दिए और महाराज के लिए एक संदेश कहा। महाराजा साहब को मेरा सलाम अर्ज करके कहना कि मैं ज़रूर हाजिर होता, पर इस वक्त एक गरीब बच्चे का इलाज मेरे हाथ में है और इस बच्चे की जान खतरे में है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो ना जाने क्या हो जाएगा। महाराजा साहब से मेरी ओर से अर्ज कीजिएगा
कि उन्हें तो देश विदेश के सैकड़ों बड़े बड़े डॉक्टर मिल जाएंगे, पर इस गरीब को कोई दूसरा नसीब न होगा। इसलिए हालात पर गौर कर मुझे इस बार माफ़ी दें। निर्धन और अभावग्रस्तों के प्रति इतनी सहानुभूति रखना किसी महान अंतःकरण में ही संभव है। सेवा को साधना समझकर उसका लाभ उचित पात्र और आवश्यकता वालों को देना साधना की उत्कृष्टता का ही परिचायक है। हकीम साहब के हृदय में यूँ तो सभी के लिए समान रूप से आदर और प्रेम था, परंतु उनकी सहानुभूति निर्धनों के प्रति विशेष रूप से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनके लिए वे ही तो सहज सुलभ थे। अन्य डॉक्टरों की भारी फीस और दवाइयों का खर्च उठाना गरीबों के लिए असंभव सा ही था, परंतु हकीम साहब के पास आकर वे इन दोनों चिंताओं से मुक्त हो जाते थे। उनकी सेवा निष्ठा साधना का एक दूसरा स्वरूप और भी है, वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका। सन 1919 में उनका परिचय महात्मा गांधी से हुआ। गांधी जी उनकी रीति नीति और मर्यादाओं के संबंध में सुनकर उनसे बड़े प्रभावित हुए। हकीम साहब पर भी गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा और उन्होंने अनुभव किया कि परतंत्रता के कारण ही अधिकांश लोगों की सामान्य ज़रूरतें पूरी नहीं होती तथा इस स्थिति में देशवासियों का बौद्धिक तथा मानसिक विकास भी अवरुद्ध हुआ पड़ा है। सार्वजनिक सेवा की भावना से ही वे गांधी जी के अनुयायी बने और स्वदेशी तथा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन के प्रति उनकी आस्था तो इतनी दृढ़ बन गई थी कि वे जिन रोगियों को भी देखने और इलाज करने जाते थे उनसे अपने देश में बने कपड़े पहनने के लिए कहते थे। एक बार वे किसी रियासत में बीमार बादशाह को देखने गए। सारा महल सिल्क और विदेश के बने रेशमी कपड़ों से सजा था। यह बात उन्हें बड़ी चुभी और महाराज की नब्ज देखते देखते कह ही दिया, आप तो देश के खैरख्वाह हैं, आपको तो अपने मुल्क के गरीब परिवारों की चिंता करनी चाहिए और उनके बने कपड़े ही इस्तेमाल करने चाहिए। राज परिवार में उनकी प्रतिष्ठा थी। महाराजा ने तुरंत सब विदेशी कपड़े हटवाकर खादी के कपड़ों का व्यवहार करने का आदेश दिया। स्वदेशी के प्रश्न पर एक बार तो वे किसी रियासत के हिज हाइनेस से नाराज भी हो गए थे। उक्त हिज हाइनेस ने खद्दर का व्यवहार करने के आग्रह पर यह कह दिया था कि हमें खादी पहनने पर कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु क्या करें, वह बड़ी मोटी होने के कारण बदन पर चुभती है। यह सुनकर हकीम साहब समझाकर यह कहते हुए उठ आए कि मैं उसी दिन आपके दीवान खाने में आऊँगा जिस दिन आप सब लोग खादी पहनने लगेंगे। स्वदेशी पर जोर देने के कारण हकीम साहब का गरीबों के प्रति हृदय में बसने वाला सहृदयता का भाव ही था। वे जानते थे कि विदेशी कपड़े पहनने वाले लोग इस देश के उन लोगों के पेट पर लात मारते हैं जिनकी जीविका का एकमात्र साधन बुनकर का धंधा है। जाति और धर्म से मुस्लिम तथा इस्लाम मत के कट्टर अनुयायी होते हुए भी उन्होंने धर्म तथा संप्रदाय के भेदभाव को निंद दृष्टि से ही देखा। गांधी जी उन्हें सांप्रदायिक मामलों में अपना सलाहकार मानते थे। धर्म और संप्रदाय के मामले में कट्टरपंथी और दुराग्रहपूर्ण विचार रखने वालों से उनकी कभी नहीं पटी। उन्होंने कई अवसरों पर ऐसे लोगों की तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में 9 वर्ष तक ही सेवा की। दिसंबर 1927 में उनकी मृत्यु हो गई। 65 वर्ष तक चिकित्सा और राजनीति के क्षेत्र में वे अपने आराध्य मानव की पूजा करते रहे। चिकित्सा जगत की ही भांति राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने इतना काम किया जितना कि कई व्यक्ति जीवन भर में भी नहीं कर पाते। उनकी रग रग में ईश्वर की सार्थक उपासना, खुदा की सच्ची इबादत, नस नस में देश प्रेम और हर सांस में राष्ट्रीयता थी। हकीम अजमल खां ने अपने सेवापरायण जीवन में खोया कुछ नहीं, पाया ही है, जिसके कारण वे सदा याद किए जाते रहेंगे। स्वयं अपने जीवन में भी उन्हें अपनी सेवा निष्ठा का प्रतिदान आत्मसंतोष के रूप में मिला। स्वाधीन भारत के स्वप्न दृष्टा बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत मुंबई में हाई कोर्ट की वकालत से की। जिस समय वे एडवोकेट बने उस समय बम्बई में कोई भी भारतीय वकील नहीं था। उन दिनों एक साधारण सा यूरोपीय व्यक्ति भी उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय से अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था। चूँकि देश का शासन तंत्र उनके अधीन था, भारतीय पराधीन और शासित जाति का गुलाम व्यक्ति था, इसलिए भारतीय परिवार स्वयं को अन्य परिवारों की दृष्टि में ऊंचा सिद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से अंग्रेजी सभ्यता अपनाने में लगे हुए थे। ऐसे लोग जनता में भी ऊंचे समझे जाते थे, जिन्हें अंग्रेजों के संपर्क में आने, उनकी खुशामद करने और तलवे चाटने का अवसर मिला होता। तैयब जी के सभी साथी एडवोकेट और बैरिस्टर यूरोपियन तथा गोरी चमड़ी के थे। जनता भी उन्हें एक काले देशी वकील की अपेक्षा ज़्यादा सम्मान देती थी। सरकार की कृपा दृष्टि से जितने यूरोपियन बैरिस्टर लाभान्वित होते थे, उसकी तुलना में भारतीय वकील एकदम हे और गिरा हुआ ही माना जाता था तथा उतनी ही उसकी उपेक्षा भी की जाती थी। तैयब जी को अपनी वकालत जमते दिखाई नहीं दी। कई मित्रों ने सलाह दी कि वे किसी भी प्रकार अंग्रेज़ों से संबंध बनाएं और उनकी मैत्री का लाभ उठाएं। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस प्रकार वे अपना आत्मसम्मान बेचकर ही अंग्रेज़ों के मित्र बन सकते हैं। आज राजनीतिक रूप से भले ही हम गुलाम हों, पर जब भी अवसर मिला तो दास्ता की बेड़ियों पर प्रहार कर उन्हें अवश्य तोड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर मानसिक दास्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। यह कहकर तैयब जी ने मित्रों का परामर्श ठुकरा दिया। उनकी ही तरह कई बैरिस्टरों, फिरोज शाह मेहता, एच वाडिया आदि लोगों ने वकालत शुरू की और जल्दी ही हतोत्साहित होकर बैठ गए। परंतु तैयब जी ना तो परिस्थितियों के सामने प्रतिपक्ष से समझौता करना जानते थे और ना ही कर्म क्षेत्र से घबराकर हट जाना उन्हें आता था। पराजय स्वीकार कर प्रतिपक्ष से समझौता करना उन्हें आत्मसम्मान खोने जैसा लगता था। इसी कारण वे गौरवशाली भारत पुत्र बनकर जिए। उन दिनों जब उनकी वकालत नामात्र को भी नहीं चल रही थी, प्रचलित परंपरा के अनुसार वे भी अपने अन्य साथियों की तरह नए अंग्रेज न्यायाधीश पार्सन से मुलाकात करने उनके निवास स्थान पर गए। कोई काला भारतीय वकील भेंट करने के लिए आया देखकर पार्सन ने उनकी उपेक्षा करते हुए बड़े अफसराना लहजे में कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस वक्त मैं बहुत व्यस्त हूँ। बदरुद्दीन जी को यह अपमान बड़ा खटका। वे अपनी स्थिति को समझते हुए भी बड़ी शान के साथ उठते हुए बोले, अच्छी बात है, मुझे भी काम है, और चल दिए। पार्सन को अपनी गलती अनुभव हुई और तैयब जी को नाराज होते देखा तो शिष्टता के नाते वे उनके पीछे बग्घी तक आए और गलती सुधारने के लिए बग्घी और घोड़ों की प्रशंसा करने लगे। तैयब जी जानते थे कि पार्सन यह सब केवल औपचारिकता जताने और अपनी गलती को भूल सिद्ध करने के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए वे रुके नहीं, चलते ही बने। बाद में मजिस्ट्रेट ने अपने साथियों और बैरिस्टरों से इस घटना की चर्चा की। तैयब जी के विचार सही निकले। पार्सन इसे व्यस्तता के कारण अपनी भूल ही साबित कर रहा था और तैयब जी को घमंडी बता रहा था। बैरिस्टरों ने इस घटना के संबंध में उनकी ही निंदा की, परंतु तैयब जी निश्चिंत ही रहे। उन्हें अधिक दिनों तक बेकार नहीं रहना पड़ा। भाई कमरुद्दीन की सहायता से उन्हें कुछ काम मिलने लगा। बस फिर क्या था, तैयब जी ने अपनी लगन, विषय की पकड़ और सूझबूझ के बल पर जल्दी ही पैर जमा लिए। उनकी वकालत चल निकली, यहाँ तक कि बहुत से अंग्रेज बैरिस्टर बेकार हो गए। अधिकारियों को इससे बड़ी चिंता हुई। चिंता का दूसरा कारण यह भी था कि उन्हें भारतीय वकील साम्राज्यवाद के सबसे बड़े शत्रु सिद्ध होंगे, यह आशंका होने लगी थी। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कैंपबेल का विचार था कि वे राजनीतिक आंदोलन के जन्मदाता ना भी बने तो भी कम से कम भारतीय जनता के हृदय में स्वाधीनता की ज्योति तो जगा ही सकते हैं। इसी कारण कैंपबेल ने वकीलों
और वकालत की प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जो बाद में पास नहीं हुआ, परंतु कैंपबेल और अंग्रेज अधिकारियों की यह आशंका सच निकली। आगे चलकर बम्बई फिरोज शाह मेहता, तेलंग, कलकत्ता, कोलकाता में उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लाल धन घोष ने राष्ट्रीयता का जितना अधिक प्रचार किया, उससे लगता है कि स्वाधीनता के आंदोलन का सूत्रपात वहीं से हुआ। यूँ तो सन 1857 में भी स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था, परंतु उस आंदोलन की आग चिंगारी बनकर बुझती जा रही थी। कुछ ही लोगों के मस्तिष्क में यह बात बैठी थी कि इस चिंगारी को फिर से शोला बनाया जा सकता है। ऐसे ही व्यक्तियों में तैयब जी भी एक थे। उनके स्वाभिमान का आधार भी भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति ही थे। 8 अक्टूबर 1944 को बम्बई के संपन्न मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। एल्फिंस्टन स्कूल और कॉलेज में उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। अध्ययनशील और परिश्रमी होने के कारण वे लगातार सफल होते गए। स्कूल में उनका ध्यान पाठ्य पुस्तकों पर और ब्लैक बोर्ड की ओर ही रहता था। घर पर भी अन्य कामों और खिलौनों की अपेक्षा उन्हें अपनी पढ़ाई और पुस्तकें अधिक प्यारी लगती थीं। माता पिता का कुछ प्यार स्वभाववश और कुछ इन विशेषताओं पर रीझने से अधिक ही मिला। सन 1860 में वे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिए गए। वहाँ वे बड़े प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी छात्र सिद्ध हुए। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच भाषाओं पर उनका अच्छा अधिकार हो गया। एक व्याख्यान प्रतियोगिता में उन्हें सर्वप्रथम पुरस्कार भी मिला। वहाँ वे 4 वर्ष तक ही रहे होंगे कि उनकी आंखों में कोई रोग हो गया। माता पिता ने उन्हें बम्बई बुला लिया और यहाँ उपचार करवाया। स्वस्थ होने पर वे पुनः इंग्लैंड चले गए। यूँ तो तैयब जी ज़्यादा कहीं आने जाने की अपेक्षा अपने अध्ययन कक्ष में ही रहते। फिर भी जब कभी वे थक जाते तो अपने भारतीय मित्रों और इंग्लैंड में रह रहे हिंदुस्तानी परिवारों में मिलने के लिए चले जाया करते थे। दादा भाई नौरोजी भी उस समय इंग्लैंड में ही थे। तैयब जी उनके अच्छे मित्र बन गए। नौरोजी के अतिरिक्त फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी आदि लोगों के संपर्क में आने के कारण उनके हृदय में देशभक्ति की भावना पैदा हुई और वे भारत की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। सन 1867 में बैरिस्ट्री पास की और भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने भारतीय समाज का भी अध्ययन किया और वकालत के लिए संघर्ष भी। सन 1873 में बम्बई कॉरपोरेशन का पहला चुनाव हो रहा था। तैयब जी भी उस चुनाव में खड़े हुए और जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लिया। राजनीतिक क्षेत्र में यह उनका पहला कदम था। वे 10 वर्ष तक कॉरपोरेशन के सदस्य रहे। सन 1882 में वे बम्बई व्यवस्थापिका के नामजद सदस्य मनोनीत किए गए। वहाँ उन्होंने भारतीय हितों और नागरिक अधिकारों की जोरदार वकालत की। अब वे बम्बई से बाहर के लोगों में भी लोकप्रिय होने लगे थे। ज्यों-ज्यों उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता गया, मित्रों की संख्या भी बढ़ने लगी। स्वभाव से वे इतने मधुर थे कि एक बार संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी उनका बन जाता था। कई लोगों ने उनका अनुसरण किया, उनकी विशेषताओं को आत्मसात कर समाज में अच्छा स्थान बनाया। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी चारित्रिक दृढ़ता। अपने मित्रों के गुणों की प्रशंसा करते हुए उन गुणों को तो स्वयं अपना लेते थे, परंतु औरों के दोष दुर्गुणों से वे अछूते ही रहते। मित्रों की अधिक संख्या होने के कारण उनकी भिन्न भिन्न आदतें और शौक होना स्वाभाविक था, परंतु तैयब जी ने ऐसी कोई आदत नहीं डाली जो उनके चरित्र की दुर्बलता बन सकती थी। वे ना शराब पीते थे और ना सिगरेट। विलासिता भी उन्हें छू तक नहीं पाई थी। मित्रों ने कई बार आग्रह किया कि वे घुड़दौड़ देखने चलें, परंतु उन्होंने हर अवसर पर बड़ी विनम्रता से क्षमा मांग ली। खाली समय में वे अपनी पत्नी को देश विदेश की खबरें सुनाया करते और ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहते थे। नियमानुवर्तिता और समय की पाबंदी
ये दो विशिष्टताएं उनके स्वभाव का प्रमुख अंग थीं। उनकी मान्यता थी कि कोई भी काम नियम पूर्वक किया जाए तो वह ठीक समय पर उचित परिणाम दे देगा। इसके विपरीत अव्यवस्थित ढंग से किया गया काम ना तो समय पर पूरा होगा और ना ही उसका उचित परिणाम निकलेगा। अपने चरित्र और आदतों से उन्होंने एक ऐसे समय में लोकनायक का इतना अच्छा आदर्श रखा जब देश को इस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कई नेताओं ने तैयब जी के जीवन को अपना आदर्श चुना और उसका ही अनुसरण किया। आज जबकि देश में नेताओं की बाढ़ आई हुई है, परंतु उनमें यदि नेतृत्व की विशेषताओं को ढूंढा जाए तो उनका नाम मात्र भी उनमें नहीं मिलेगा। तैयब जी ने शायद उस समय से ही अपने आप को तैयार करना आरंभ कर दिया था जब इंग्लैंड के विद्यार्थी जीवन में उन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ा था। उनकी यह तैयारी और व्यक्तित्व का गठन आगे चलकर बड़ा काम आया। कई लोग तो उनकी सादगी, सरलता और निर्व्यसनी जीवन से ही प्रभावित होकर राजनीति के क्षेत्र में आए। संपन्न और समृद्ध होते हुए भी सरल सादा जीवन जीने का आखिर क्या आनंद है। अपनी संपदा को देश हित में लगाने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही। प्रभावित व्यक्तियों के मन में इस प्रकार की कई जिज्ञासाएं उठा करती और वे जितना ही उनके बारे में सोचते, आत्मोत्सर्ग की भावना उतनी ही तीव्र वेग से उनमें जागने लगती। बम्बई मुंबई व्यावसायिक परिषद के सदस्य होने से उनकी ख्याति देश भर में फैल गई, परंतु वे अस्वस्थ हो गए और उन्हें इस परिषद से त्यागपत्र दे देना पड़ा। तैयब जी के पुनः स्वस्थ हो जाने पर उनकी अध्यक्षता में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गठित की गई। इसी के तत्वाधान में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। तैयब जी अधिवेशन के समय भारत में नहीं थे। दूसरी बार भी ऐसा ही संयोग हुआ। आखिर वे तीसरे वर्ष 1887 के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुए और वहां उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में देश हित के लिए तैयब जी ने मर्मस्पर्शी भाषण दिया। इस भाषण में भारतीयों की एकता से लेकर आत्मसम्मान पूर्वक जीने की बात कही गई थी। कांग्रेस का जन्म होते ही सरकार शंकित हो उठी थी। राष्ट्रीय चेतना जागृत होने से पहले ही उनकी संभावना को भी कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने फूट के बीज बोना आरंभ कर दिया था। हिंदू मुस्लिमों के बीच धार्मिक मतभेद की भावना पैदा कर वे सन 1857 के इतिहास की संभावित पुनरावृत्ति को मिटाना चाहते थे। सरकार का यह षड्यंत्र काफ़ी सफल भी हुआ। सैयद अहमद खां जैसे राष्ट्रवादी नेता सांप्रदायिक खेमे में चले गए। तैयब जी का ध्यान भी राष्ट्रीय हितों से हटाकर मुस्लिमों के हित में लगाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बड़े प्रयत्न किए। उनका विचार था कि अकेले इस व्यक्ति को बहला लिया जाए तो भारी खतरा टल जाएगा। लॉर्ड डफरिन स्वयं सन 1887 में बम्बई आकर तैयब जी से मिले और कांग्रेस से नाता तोड़ने का परामर्श दिया। इसके लिए उन्होंने जातीय अभिमान की भावना से लेकर प्रलोभन तक दिया, परंतु तैयब जी ने बड़ी दृढ़ता का परिचय दिया और डफरिन से स्पष्ट कह दिया कि मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हर उचित अनुचित बात को स्वीकार कर लूँ। सरकार के बहकावे में आकर सैयद अहमद खां यह प्रचार करने लगे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है और मुसलमान केवल ईसाइयों से ही दोस्ती कर सकते हैं। तैयब जी ने इसका प्रतिवाद किया। सैयद अहमद की प्रेरणा से उन्हीं दिनों कोलकाता की एक मुस्लिम संस्था का राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जाति से मुस्लिम होने के नाते तैयब जी को भी उसमें आमंत्रित किया गया। वे संस्था और सैयद जी की गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। संस्था ने अपने प्रतिनिधि भेजे तो तैयब जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं इस सम्मेलन के इरादे को अच्छी तरह जानता हूँ। बिना जाने बुझे पूरे भारत के सभी नागरिकों को महत्व देने वाली संस्था कांग्रेस का निराधार विरोध मैं सहन नहीं कर सकता, परंतु यह सम्मेलन तो मुस्लिम राजनीतिक हितों पर विचार विमर्श करने के लिए
आयोजित किया जा रहा है। तैयब जी बड़े तीखे स्वर में बोले, सारे देश की जनता जब उत्पीड़न की आग में जल रही हो तो किसी एक वर्ग के हितों की चर्चा करना संकीर्ण और ओछी बात है। तैयब जी इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार भाग लेने नहीं गए और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में अंजुमन-ए-इस्लाम के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने एक वक्तव्य प्रसारित किया। भारत की विभिन्न जातियों के संबंध ऐसे नहीं हैं कि किसी भी जाति के नेता अन्य जातियों के नेताओं से अलग रहकर काम करें। मेरा विचार है कि हमें अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयत्न करना चाहिए, इससे जल्दी सफलता मिलेगी। सन 1892 में उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ा और वे जलवायु परिवर्तन के लिए नीलगिरी और दार्जिलिंग जाने लगे। स्वास्थ्य सुधार में लगभग 1.5 वर्ष लगा। सरकार ने उनके सामने न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव रखा। शासकीय नीतियों से अप्रभावित रहकर अपने काम को निष्पक्ष रहकर करने में वे बड़े माहिर थे। सरकार ने समझा था कि तैयब जी इसे उपकार समझेंगे और उनसे दबने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सन 1895 से ही जब उन्होंने न्यायाधीश का पद संभाला, उनकी ख्याति निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में फैलने लगी। जून 1897 में रैंड नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगाया गया बाल गंगाधर तिलक पर, क्योंकि वे शिवाजी मेला लगाने गए थे तथा एक बार उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को भी उचित और न्यायपूर्ण कहा था। इस ऐतिहासिक घटना पर केसरी पत्रिका में उन्होंने लेख भी छपवाया था। इन आधारों पर हत्या का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक के प्रशंसकों ने उनकी जमानत की अर्जी दी, जो खारिज कर दी गई। ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार सरकार ने तैयब जी की अध्यक्षता में सुनवाई आरंभ की। एक ओर तो वे निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में विख्यात थे, दूसरी ओर उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वे जमानत मंजूर ना करें और तिलक पर मुकदमा चलने दें। बदरुद्दीन जी ने इस दबाव की परवाह नहीं की और दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुने। उन्होंने फैसला दिया, मेरा विचार है कि तिलक की जमानत मंजूर करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, क्योंकि संभव है वे महीने भर बाद ही निर्दोष सिद्ध हो जाएं। इस निर्णय से प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ी खलबली मची, परंतु तैयब जी की धाक और लोकप्रियता इतनी फैल चुकी थी कि सरकार उनके विपक्ष में कोई भी राय तक नहीं दे सकती थी। अपने देश में अपनी ही प्रतिभा और योग्यता के बल पर विदेशी सरकार का एक अंग रहते हुए भी उसकी नीतियों और इरादों पर प्रहार करने का ऐसा उदाहरण विश्व भर में कहीं नहीं मिलता। और मज़ा यह है कि सरकार सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी कुछ ना कर सकी। तैयब जी 11 वर्षों तक जज बने रहे, परंतु उन्होंने समाज सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ा और कांग्रेस के काम में भी पूर्ववत भाग लेते रहे। अगस्त 1906 में लंदन में हृदय गति रुक जाने से उनका अचानक देहांत हो गया। उन्होंने देशभक्ति और आत्माभिमान की जो गंगा प्रवाहित की, वही आगे चलकर स्वतंत्रता की जननी सिद्ध हुई।